हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। बस हर बार की तरह मैं वही बोरिंग बात कहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियोस को लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इश्क है मलंग मेरा का एपिसोड नंबर 29। ओमकार ने जैसे ही मास्टर जी के घर में किसी लड़की को ऐसे देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो जल्दी से सिद्धि के पास आया और उसकी बाजू पर हाथ लगाकर उठाता हुआ बोला, ए लड़की उठो, ए लड़की उठो। ओमकार के हाथ लगाने से सिद्धि अपने होश में आई। उसने आधी खुली आंखों से ओमकार को देखा तो ओमकार बोला, कौन हो तुम, मास्टर जी की बेटी हो। सिद्धि ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। ओमकार बोला, मास्टर जी कहाँ है। ये सुनकर तो सिद्धि की आंखें एक बार फिर भर आई। ओमकार ने सिद्धि के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो उसे तेज बुखार हो रहा था। आखिर एक ही दिन में क्या कुछ नहीं झेल लिया था सिद्धि ने। ओमकार ने सिद्धि की बाजू पकड़कर कहा, चलो उठो, तुम्हें तो बहुत बुखार है, उठो जल्दी। इतना कहकर उसने सिद्धि को सहारा देकर उठाया और वहीं सोफे पर बिठा दिया। फिर जल्दी से किचन में गया। वहाँ से सिद्धि के लिए एक भिगोने में गर्म पानी करके लेकर आया। उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे कोई कपड़ा नहीं दिखा। ओमकार ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे पानी में डुबोया और फिर सिद्धि का हाथ पकड़कर उसके हाथ साफ किए और फिर यही रुमाल दोबारा पानी में डुबोकर निचोड़कर सिद्धि की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये लो, अपना मुंह साफ करो, देखो कैसी हो गई हो। सिद्धि हैरानी से ओमकार को देख रही थी। वो ओमकार को जानती भी नहीं थी कि वो भी एक अजनबी उसके लिए इतना कुछ कर रहा था, और वो इंसान जिससे उसने शादी की थी उसे पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी कहाँ है। सिद्धि ने ओमकार के हाथ से रुमाल लिया और गीले रुमाल से अपना चेहरा साफ किया। ओमकार बोला, मास्टर जी कहाँ है। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाते हुए धीरे से भरे गाल से कहा, मुझे नहीं पता पापा कहाँ है। ओमकार को समझते देर नहीं लगी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। ओमकार बोला, अच्छा तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ, बिल्कुल मत रो, मुझे बताओ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, मास्टर जी कहाँ है। सिद्धि फिर से रोने लगी। ओमकार ने सिद्धि को शांत करवाते हुए कहा, देखो प्लीज शांत हो जाओ, मुझे लड़कियों को चुप कराना नहीं आता। देखो तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, दोस्त नहीं समझना तो भाई समझ लो, जो मन करे वो समझ लो, लेकिन प्लीज रोना बंद करो। देखो प्लीज मत रो, मुझे बताओ ना हुआ क्या है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। सिद्धि ने ओमकार की तरफ देखकर कहा, सिद्धि नाम है मेरा। ओमकार बोला, अच्छा सिद्धि एक बात बताओ, तुम रो क्यों रही हो, मुझे पूरी बात तो बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। सिद्धि ने ओमकार को देखकर कहा, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ओमकार ने कहा, तुम मुझे बताकर तो देखो। सिद्धि बोली, कल मैं और पापा एक शादी में गए थे। उसके बाद जो कुछ भी सिद्धि के साथ बीता था उसने वो सब कुछ ओमकार को बता दिया। ओमकार बहुत ध्यान से सिद्धि की बात सुन रहा था। फिर वो बोला, देखो कभी कभी गलतफहमियां भी हो जाती हैं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन जो हो गया उसे तुम ठीक नहीं कर सकती। लेकिन अपने आने वाले कल के बारे में सोचो, तुम्हें वापस अपने ससुराल चले जाना चाहिए। सिद्धि नम आंखों से ओमकार को देखकर बोली, कैसे चली जाऊं, मैं सुबह से यहाँ हूँ, मेरे पति को जरा भी फिक्र नहीं कि उसकी पत्नी पर क्या बीत रही है। मान लेती हूँ कि उनकी शादी जिससे हो रही थी वो उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो तो छोड़कर चली गई ना। अब तो मैं उनकी जिंदगी में हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे संभालना जरूरी नहीं समझा। तुम खुद ही बताओ, मेरे पापा भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। पुलिस वाले मेरे पापा के पीछे पड़े हैं। मैं अपने पापा की बेगुनाही साबित भी नहीं कर सकती, और ऐसे वक्त में उस इंसान को मेरा जरा भी फिक्र नहीं। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। मैं अपने पापा की बेगुनाही साबित करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। ओमकार ने सिद्धि को समझाते हुए कहा, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा ने अगर तुम्हारी शादी उस इंसान से की है तो कुछ सोच कर ही की होगी। ओमकार की ये बात सुनकर सिद्धि सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि जब जब सिद्धि ने शादी की वजह पूछी तब तब मास्टर जी ने उसे हिम्मत से काम लेने के लिए कहा था। उसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो विनायक का साथ ना छोड़े। ये सारी बातें याद करके सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और ओमकार को देखकर बोली, हाँ पापा कहते थे कि मैं कभी भी उस इंसान का साथ ना छोड़ूं। ओमकार बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारे पापा को जानता नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत है। बहुत ही सभ्य और सुलझे इंसान है। अगर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी कहीं की है तो कुछ सोच कर ही की होगी, और फिर अचानक से तुम्हारे पापा का गायब हो जाना, कोई ना कोई कनेक्शन तो है। देखो फिलहाल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, तुम खा लो। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मैं ठीक हूँ, गले से निवाला उतरेगा ही नहीं। ओमकार बोला, तुम्हारी जैसी मेरी एक बहन है, मैं उसके लिए भी खाना बनाता था, मैंने उसकी शादी कर दी। अब कभी कभी खाना बनाता हूँ, कभी कभी बनाता भी नहीं हूँ। मैं खाना बनाता हूँ, दोनों भाई बहन बैठकर खाएंगे।
इतना कहकर वो किचन की ओर चला गया। हालांकि उसे किचन में ज्यादा सामान नहीं मिला, फिर भी उसने जुगाड़ करके अपने और सिद्धि के लिए राइस बना लिए। फिर वो 2 प्लेट लेकर बाहर आया और सिद्धि की तरफ प्लेट खिसकाता हुआ बोला, ये लो, थोड़ा सा खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें दवाई दिलवा दूंगा और फिर तुम्हारे ससुराल छोड़ दूंगा। सिद्धि हैरानी से ओमकार को देखकर बोली, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? ओमकार चावल खाता हुआ बोला, मैंने बताया ना, तुम्हारी जैसी मेरी भी एक बहन है, चलो अब खा लो। सिद्धि और ओमकार दोनों ने ही खाना शुरू कर दिया। अगले ही पल ओमकार सिद्धि के घर के मेन गेट पर ताला लगा रहा था। फिर उसने चाबी सिद्धि को पकड़ाते हुए कहा, देखो, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जहाँ हमें सिर्फ लड़ना होता है। उस वक्त भावनाएं काम नहीं आती, बस लड़ना है तो लड़ना है, और सिर्फ लड़ना नहीं है, लड़कर जीतना भी है। समझ लो तुम्हारी जिंदगी में भी यही वक्त चल रहा है। महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, अब इस परीक्षा में महादेव को पास होकर दिखाओ। चलो, मैं तुम्हें दवाई दिलवाकर घर छोड़ देता हूँ। सिद्धि ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, फिर बोली, लेकिन पापा। ओमकार बोला, वो भी मिल जाएंगे, तुम बस अपने पापा की कही हुई बातों पर अमल करो। तुम्हारे पापा ने कहा था ना कि तुम अपने पति को मत छोड़ना, तो बस फिर तुम महाकाल की आज्ञा मानकर बस अपने पति की सेवा करो। और तुम्हें पता है, सबसे ज्यादा पुण्य सेवा से ही मिलता है, चाहे किसी की भी हो, महादेव की हो, पति की हो, माँ बाप की हो, छोटी बहन की हो, किसी की भी हो। अपने नए सफर के लिए तैयार हो जाओ। और रही बात मेरी, जब जब मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारा सारथी बनकर आ जाऊंगा। सिद्धि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ओमकार ने सिद्धि के गाल पर हाथ लगाकर थपथपाकर कहा, हंसते हुए अच्छी लगती हो, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, एड्रेस तो पता है ना? इतना कहकर ओमकार अपने बुलेट के पास आ गया और फिर सिद्धि को बैठने का इशारा किया। सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और ओमकार के पीछे बुलेट पर बैठ गई। इसे ही तो कहते हैं कर्म का खेल। सिद्धि ने वैदेही की मदद की थी बिना किसी स्वार्थ के, और आज ओमकार मदद कर रहा था सिद्धि की, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अगले ही पल ओमकार ने बुलेट सूर्यवंशी हाउस के बाहर रोकी। उसने घर को देखकर कहा, अरे वाह सिद्धि, तुम तो बहुत अमीर हो। सिद्धि बुलेट से उतर गई और ओमकार को देखकर बोली, ये सब मेरा नहीं है, मेरे पति का है। ओमकार ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारा पति तो तुम्हारा है ना? ओमकार की बात सुनकर सिद्धि के गाल हल्के से लाल हुए तो ओमकार सिद्धि को और ज्यादा छेड़ता हुआ बोला, या पतियों के नाम पर लड़कियां इतना शर्माती क्यों हैं? सिद्धि ने भी ओमकार को जवाब देते हुए कहा, जब तुम्हें कोई मिल जाएगी ना तो तुम भी ऐसे ही शर्माओगे। अब तो ओमकार के दिल में जादू करने का ख्याल आ ही गया। फिर उसने वह ख्याल झटका और सिद्धि से बोला, अच्छा सुनो, पति पत्नी में कुछ अलग अलग थोड़ी होता है, दोनों का एक ही होता है, समझी? सिद्धि बोली, आप क्या पंडित हो? ओमकार ने कहा, अरे तुमने तो मुझे पहचान लिया। सिद्धि कुछ सोचकर बोली, अरे आप रामनगर वाले ओमकार पंडित हो? ओमकार ने हाँ में गर्दन हिलाई। सिद्धि ने मुस्कुराकर कहा, पापा कई बार आपका जिक्र करते हैं, तब मुझे पता नहीं था कि आप मेरी इतनी मदद करेंगे। ओमकार ने सिद्धि के गाल पर हाथ लगाकर कहा, बस अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ, सामने तुम्हारी आने वाली जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब भी परेशान हो, दुख महसूस हो या तकलीफ हो, अपने पापा की बात याद करना या फिर मुझे फोन घुमा देना, और नंबर मैंने तुम्हें दे दिया है। इतना कहकर ओमकार ने अपनी कुर्ती की जेब में हाथ डाला और एक कागज का एनवलप निकाला और सिद्धि के हाथ में रखते हुए कहा, ये तुम्हारी दवाई है, याद से खा लेना। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई और पलटकर बोली, पक्का जब मैं बुलाऊंगी मुझसे मिलने आओगे? ओमकार बोला, ओमकार एक बार किसी को वचन दे दे तो तोड़ता नहीं है, समझी? आजमा कर देख लेना, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और ओमकार ने अपनी बाइक घुमा ली। सिद्धि घर के अंदर आ गई। वहीं अशोक अपनी बालकनी में खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। तभी पीछे से शांति आई। अशोक बोला, सिद्धि अपने पापा के अलावा किसे जानती थी? शांति ने कहा, मुझे क्या पता। अशोक ने शांति को देखा और बोला, सिद्धि का जीना हराम कर दो, जितना कर सकती हो उतना। जितनी भी टीवी सीरियल देखकर तुमने सीखा है वो सब सिद्धि पर अप्लाई कर दो। सिद्धि को कमजोर बनाओ, जितना बना सकती हो। उस लड़की की आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो लड़ना जानती है और शायद जीतना भी। उसे इतना कमजोर बना दो कि वो हमसे लड़ना तो दूर की बात, हमारी तरफ देखने से पहले भी सोचे। शांति बोली, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा, फिक्र मत करो। मेरे सामने तो शाश्वत की माँ नहीं टिकी, तो ये शाश्वत की भाभी क्या टिकेगी? अशोक ने हंसकर कहा, माँ नहीं टिकी क्योंकि वो बहुत सीधी थी, लेकिन ये टिकेगी क्योंकि ये तिरछी छुरी है। जो आज इस पर बीता है ना, उसके चलते ये पलटकर यहाँ नहीं आती, लेकिन वापस आई क्योंकि कहीं न कहीं मास्टर जी के संस्कार तो कूट कूट कर भरे हुए हैं। पर कोई बात नहीं, संस्कार को निचोड़कर कैसे निकालना है अशोक चौहान अच्छे से जानता है। तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है?
शांति ने हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि जब घर के अंदर आई तो उसकी सबसे पहले नजर किचन की तरफ गई, जहाँ माई खाना बना रही थी। लेकिन माई ने सिद्धि को देखकर भी अनदेखा कर दिया। सिद्धि को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। जब वो अपने कमरे में आई तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। उसकी नजर एक बार विनायक को देखने के लिए तरस रही थी, लेकिन उसे विनायक दिखा ही नहीं। सिद्धि आई, उसने अपनी दवाई ली और बेड पर लेट गई। वैसे भी उसकी हालत इस वक्त कुछ करने की नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वैदेही गार्डन में खड़ी हुई और उसकी नजर बस घर की तरफ थी। वो दोनों बॉडीगार्ड भी चुपचाप सर झुकाकर खड़े थे। दोनों को ही वैदेही पर तरस तो आ रहा था, लेकिन अपनी ड्यूटी के लिए रिस्क नहीं ले सकते थे। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे अब वैदेही को ठंड लगने लगी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ठीक से कवर कर लिया, लेकिन फिर भी उसे ठंड लग रही थी। अब वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहीं शाश्वत अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था। नींद तो उसकी आंखों में भी नहीं थी। वैदेही की कही हुई बात, आप मुझे प्यार करते थे, शाश्वत को परेशान कर रही थी। उसने समय देखा तो रात का 1 बज चुका था। उसके मन ने कई बार उसे बाहर जाकर वैदेही को देखने के लिए कहा, लेकिन हर बार उसने अपने मन की बात ठुकरा कर दिमाग की सुनी। लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। आखिरकार उसके कदम अपने आप ही बालकनी की तरफ बढ़ गए और वो बालकनी में आकर वैदेही को ढूंढने लगा। उसने बालकनी में जाकर देखा तो वैदेही ठंड में सिकुड़ती हुई एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। शाश्वत ने कुछ देर तक वैदेही को देखा और फिर बोला, कोई बात नहीं, एक ही रात में अकड़ निकल जाएगी। अगर अब तूने इस पर तरस खा लिया तो ये अपनी मनमानी करेगी। इसे भी तो पता चले किसी को पागल करने की सजा क्या होती है। आगे जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियोस को लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है।